हमारे संग मुंबई से दिनेश बोरा जी जुड़ गए हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्लास 1 अफसर हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत दूर तक ख्याल करते हैं। दिनेश जी, किरण रिजिजू जी की मंत्रालय से विदाई, क्या सुप्रीम कोर्ट से टकराव या कर्नाटक का प्रेशर या कुछ और कारण? माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक। जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, आ रही। जी, आप सबको नमस्कार। मैं राजेश जी की बात भी सुन रहा था, थोड़ी सी मैंने लास्ट में मलिक साहब की बात भी सुनी है। थोड़ा सा हम एक इसको परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि सरकार और भारत की जो मुख्य अदालत है उसके बीच में जो रस्साकशी है, वो रस्साकशी क्या वास्तविक है या कभी कभी वो दिखाने के लिए ज्यादा होती है, एक्चुअलिटी में कम होती है। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। रिजिजू कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है स्कीम का जहां वो बाहर हुए हैं। वो उसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। देखिए, मुख्य अदालत क्या कह रही है। जब भी सुनवाइयां होती हैं तो बहुत सारे कमेंट्स किए जाते हैं, पर क्या वो कमेंट्स जजमेंट का हिस्सा बनते हैं? हालांकि ये कहा जाता है कि जो कमेंट्स हैं उनकी भी अहमियत है, लेकिन क्या उनको एनफोर्स किया जा सकता है अंडर द लॉ? लॉ में एनफोर्स वही होता है जिसे जजमेंट कहते हैं, जो जजमेंट पार्ट होता है उसके अंदर कमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। वो उसमें कई बार तो स्ट्रिक्चर पास कर दिए जाते हैं, लेकिन वो जजमेंट का हिस्सा होते हैं। लेकिन कई बार डांट फटकार होती है तो कमेंट्स का हिस्सा होते हैं। एक एक करके आते हैं, दो चार केसेस आपको बताता हूं, आप खुद देखिएगा कि क्या जुडिशरी वास्तव में टकरा रही थी सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं कि हमारी सरकार से। अडानी का केस, अडानी के केस के अंदर सरकार आती है और कहती है कि प्रोब आप कर सकते हैं लेकिन मेंबर हम सजेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, हम क्लोज्ड कवर में इसको नहीं लेंगे। खैर, उन्होंने अपने मेंबर चुन लिए, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने राफाल और पेगासस में क्लोज्ड कवर लिए हैं। चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि हमें क्लोज्ड कवर की जो एक प्रथा है बंद करनी पड़ेगी, पर क्या वो वास्तव में बंद हुई है? चलिए राम जन्म भूमि के जजमेंट पे आते हैं। उसमें क्लियर कट लिखा था, चंद्रचूड़ साहब उसके एक पार्ट थे, और वो कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है भारत का फाइनेस्ट एक्ट है, और अब लगता है कि सारे केसेस जो एक रिलीजियस डिस्प्यूट के होते हैं बंद हो जाएंगे। पर यही जब काशी और मथुरा के केसेस सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के थ्रू पहुंचते हैं तो यहीं से एक वक्तव्य निकलता है, नहीं छोटे कोर्ट्स को अपना काम करने दीजिए, जब मेरे पास आएगा, मेरे लेवल पर मुद्दा आएगा तो मैं उसको डील करूंगा। यानी कि आप पहले मना कर सकते थे। अब जुलाई में ये फिर से केस निकल कर आएगा तो चंद्रचूड़ साहब का क्या निर्णय होगा मैं अभी से अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन अभी कहूंगा नहीं मैं। तीसरा, रिजिजू सीबीआई चीफ का सिलेक्शन होता है, प्रवीण सूद का, पैनल में नाम नहीं था, अचानक से नाम आता है। 3 आदमी सेलेक्टर हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक चीफ जस्टिस है। चुपचाप सिलेक्शन हो जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। एक सिर्फ प्रोटेस्ट नोट आता है अधीर रंजन का, यानी कि कांग्रेसमैन का, कि ये गलत हुआ है। तो क्या रिजिजू का रिमूवल और प्रवीण सूद का एसेंडेंस, इन दोनों का कोई रिश्ता है क्या? अगले प्रश्न पे, एक नागरिक होने के नाते मैं अपने संशय उठा रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, ना ही जजमेंट पे टिप्पणी कर रहा हूं। एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं संशय मेरे मन में जो है मैं उनको व्यक्त कर सकता हूं। चौथा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ब्लैक बॉन्ड्स, बहुत चर्चाएं हुई हैं, क्या जजमेंट आता है उसके ऊपर? यानी कि इस प्रथा को कंटिन्यू रखने में एक बहुत बड़ा हाथ किसका है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर, नए मेंबर, रात को रिजाइन करवाया जाता है, सुबह पोस्ट कर दिया जाता है, सिर्फ आपत्तियां होती हैं, कमेंट होते हैं, कोई जजमेंट आता है? नहीं आता है। एक फिर से एक प्रोसीजर क्या कहते हैं कि सीबीआई की चीफ की तरह प्रपोज किया जाता है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो भी जाएगा तो फिर वही होगा जो प्रवीण सूद के केस में हुआ है। राफेल और पेगासस में क्लोज्ड कवर लिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुर्खियां बटोरता है कौन से केसेस में जिसका सरोकार ना आपसे ना मेरे से है। गे मैरिजेस क्या होने चाहिए, और वहां पे सरकार को कॉन्फ्रंट करता है, वहां कॉन्फ्रंट करता है जहां नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। उसके बाद महाराष्ट्र का एक जजमेंट आता है जिसके ऊपर हमने आपसे पहले इसी प्रोग्राम के अंदर बात की थी। संवैधानिक जजमेंट है, 5 जजों की बेंच है, लेकिन उसमें भी आधे सवाल अधूरे छोड़ दिए जाते हैं और उनका जवाब नहीं दिया जाता है।
उसके बाद राजनीति में धर्म का उपयोग, ये क्लियर था कि आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता था जब इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ देखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं किया। ईडी के चीफ को 3 बार एक्सटेंशन दी गई, मामला वहां पहुंचता है, क्या जजमेंट आता है? नहीं आता है। लेकिन विदेशों में इससे हमारी छवि खराब हुई है। विदेशों में छवि खराब होती है, एक चाहे रिलीजियस रिपोर्ट हो, चाहे बाकी डेमोक्रेटिक रिपोर्ट हो या प्रेस की रिपोर्ट्स हो, उसके द्वारा जो हमारी एक बनी बनाई एक उदारवादी छवि थी, हिंदुओं की जो उदारवादी छवि थी, अब उनको हिंसक रूप में देखा जाता है। अब हमें लोग उस उदारवादी देश के रूप में नहीं देखते, अहंकारी देश के रूप में देखते हैं। जिस ढंग से हमारे जयशंकर जी आजकल डेली स्टेटमेंट देते हैं, और वो स्टेटमेंट भारत के अहंकार को दिखाते हैं, ना कि विनम्रता को। डिप्लोमेसी में अहंकार नहीं चलता है, विनम्रता चलती है। अल्टीमेटली थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी मैं भी जानता हूं साहब, अल्टीमेटली थोड़ा बहुत फैकल्टी मैं भी रहा हूं, जहां पे मैं जो सो कॉल्ड सिविल सर्विस के प्रोबेशनर्स आते हैं उनको मैं भी पढ़ाता आया हूं, तो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव मेरा भी है व्यवस्था में जुड़े रहने का। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर फैसले जो है मेरी नजर के अंदर ज्यादा करके सरकार के साथ ही रहे हैं। कमेंट्स भले टर्स आते रहे हों, लेकिन मुझे कोई भी एक ऐसा जजमेंट बड़ा नहीं मिला है जिसके अंदर कंक्लूसिवनेस हो। जब मैं कहता हूं कंक्लूसिवनेस है, एक क्लैरिटी है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र के संवैधानिक जो मुद्दे हैं उसका मामला हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला हो। मुझे एक जजमेंट बताइए जिसके अंदर क्लैरिटी हो और आगे जाके कंफ्यूजन ना हुए। इसलिए रिजिजू का बाहर जाना उस अंतरराष्ट्रीय छवि को जो खराब हुई है, भारत की लगातार खराब हो रही है, उसको सुधारने का प्रयास है। और चूंकि मोदी जी अभी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में जाएंगे तो कुछ सवाल उठ सकते हैं, हालांकि उन्हें सवाल और उनके जवाब देने की आदत तो नहीं है, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना, और सवाल मुख्य पेपर्स में उठते हैं, प्रेस वाले उठाते हैं, फैकल्टीज उठाते हैं, जो चिंतक और विचारक है वो उठाते हैं। आप जवाब ना भी दें तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुनिया तो देखती है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न है, इसलिए मोदी जी अंडर प्रेशर ये चेंजेस ला रहे हैं। वो अपने चाहते तो उसको कंटिन्यू कर सकते थे, क्योंकि लगातार रिजिजू को रखना शायद उनके लिए और घातक हो सकता था। ये मेरा पहला सबमिशन है। संजय जी आपके लिए। बोरा सर, आपका दिल क्या कह रहा है? कुछ कड़े फैसले देखने को मिलेंगे या फिर बीच का रास्ता निकाल के काम चला दिया जाएगा? मुझे तो लगता है मामला टल जाएगा। देखिए, अडानी के केस में तो जो मैंडेट ही बड़ा पुअर है। उनसे ये पूछा गया कि बताइए स्पेकुलेशन हुआ है नहीं हुआ, मतलब प्राइस को मैनिपुलेशन हुआ नहीं हुआ। शेल कंपनियां तो उसमें है ही नहीं, जो जांच होनी चाहिए थी, ईडी को जांच करनी चाहिए थी। आप जो असली जो रोग है उसकी तो जांच कर ही नहीं रहे हैं, तो आप क्रोसिन दे रहे हैं कैंसर के पेशेंट को, तो उसमें से निकलेगा क्या? चूचू का मुरब्बा। आपको वर्डिक्ट भी बता देता हूँ आखिर में क्या आएगा। मतलब मेरी सोच अनुमान है मेरा, आखिर में कहेंगे कि हाँ कुछ संशय के तार हैं, लेकिन कुछ कंक्लूसिव नहीं निकल रहा है। हम कुछ कंक्लूसिव नहीं कह सकते कि कौन दोषी है इसके अंदर, कौन नहीं है। और जब कंक्लूजन नहीं होता तो जजमेंट क्या होता है आपको तो पता ही है। रही इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, तो ये सरकार जो है इट इज ऑलवेज अंडर द व्हील ऑफ सो कॉल्ड नॉन ट्रांसपेरेंसी। ये बात ट्रांसपेरेंसी की करती है, लेकिन इसको नॉन ट्रांसपेरेंट चीजें सारी की सारी पसंद हैं। और जहां तक मंत्रियों को हटाए जाने की बात है, मुझे एक पुराना गाना याद आता है, 2 लाइनें आप सुनेंगे तो आपको भी शायद ख्याल आ जाएगा। मोदी जी के राज में, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो मोदी जी जितनी चाबी भरते हैं ना खिलौना उतने ही चलता है, चाहे उसका नाम रिजिजू हो या मेघवाल हो या कोई और हो। जब तक उनकी यूटिलिटी वैल्यू है और जब तक मोदी जी को लगता है कि हाँ मेरे ऊपर खतरा नहीं आ रहा है, मेरी छवि को नुकसान नहीं हो रहा है, जिस दिन उन्हें लगे कि छाया मेरे ऊपर पड़ रही है वो चाबी बंद कर देते हैं। जी संजय जी, मुझे इतना ही कहना है।